ये एकदम गहराई से समझता है कि अगर आपको अपना खुद का निजी एक सर्कस खोलना है तो आपको इसके लिए शुरू से एंड तक क्या क्या करना होगा। और सब कुछ मैं आपको गहराई से बताऊंगा, उदाहरण के साथ बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाए। सबसे पहले आपको सर्कस की थीम डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप सर्कस किस टाइप का खोलना चाहते हैं। इसमें जैसे कि हो गया, एक ट्रेडिशनल हो गया, एक मॉडर्न हो गया। तो ट्रेडिशनल में जैसे कि एनिमल्स हो गए, लेकिन एनिमल्स पे आजकल बैन लगा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक हो गया मॉडर्न मॉडर्न एंटरटेनमेंट सर्कस। इसमें एक्रोबेट्स हो गया, और इसके अलावा फायर शोज हो गए, क्लोन डांस हो गया और डांस हो गया। इसके बाद इसमें और जिम्नास्टिक हो गया या फिर फ्लिप स्टंट वगैरह, और क्या बताऊँ उसमें, और ये मैजिक हो गया। तो ये सब होता है इस मॉडर्न एंटरटेनमेंट सर्कस में। फॉर एन इंस्टेंस थीमेटिक सर्कस में जैसे कि एक लास वेगास स्टाइल हो गया या फिर इंडियन कल्चर बेस्ड ये सर्कस हो गया। तो ये इसमें एक एग्जांपल में एक है, लास वेग कौन सा सर्क्यू सर्क्यू डू सोलेल करके एक सर्कस है जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस है और सबसे अच्छा सर्कस है, जिसमें जो एक एक एक्ट होते हैं ना वो सारे एकदम सिनेमेटिक लुक में होते हैं, क्योंकि उनका होते ही इस तरह का मांजरा होता है। तो वो बहुत सिनेमेटिकली एक एक एक्ट लगता है। और इसके अलावा जैसे कि एक लाइव फिल्म चल रही हो, इस तरह का सर्कस है ये सर्क्यू डू सोलेल करके। तो ये एक मॉडर्न सर्कस है। अगर आप यूथ को टारगेट करना चाहते हैं तो आप म्यूजिक प्लस डांस प्लस एक्रोबेट्स रख सकते हैं। अगर फैमिली ऑडियंस से टारगेटेड है तो इसमें आप क्लोन, मैजिक, पपेट एंड एक्रोबेटिक्स रख सकते हैं। जो पपेट होता है इसका मतलब सर्कस में डॉल्स और कठपुतली होता है, जिसके ज़रिए हम स्टोरी एंड जो कॉमेडी दिखाते हैं। और एक्रोबेटिक्स का मतलब होता है सर्कस में इसमें ये जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो होती है ना उसका बैलेंस होता है। तो उसमें क्या 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 फ्लिप हो गई, स्टंट हो गई, और जो भी बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह हैं ये सब आते हैं एक्रोबेटिक्स में। देखिए, अब परमिशन एंड लाइसेंस वगैरह ये सब लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जो सर्कस होता है वो चलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, हो जाता है। तो इसमें आपको लाइसेंस है जैसे कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या फिर पीवीडी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इन सब का आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वगैरह कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और एक और बात, आपको लोकल म्यूनसिपैलिटी से पब्लिक शो लाइसेंस, फायर सेफ्टी, हेल्थ क्लियरेंस, ये सब। और हाँ, अगर आपको एनिमल यूज़ ही करना है तो आपको यू हैव टू टेक एन एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये ले लेना चाहिए और आपको लेना ही होगा, ताकि आपका सर्कस बिना कोई प्रॉब्लम्स के चल सके। और फॉर एन इंस्टेंस एक रेम्बो सर्कस है जिसके बारे में आपको पता ही होगा, बहुत ही मस्त सर्कस है। तो ये रेम्बो सर्कस जो इंडिया में रजिस्टर करा रखा है और परमिशन से भी ले रखी है। तो इसका क्या है कि ये जब भी कोई नया शो करता है कोई भी शहर में, तो लोकल परमिशंस एंड जो फायर देवते इन सब से क्लियरेंस लेके उसके बाद ही जो शोज़ होते हैं शहर में वो सब करता है। देखिए, आपको जो फंडिंग और इन्वेस्टमेंट है इसका भी बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये थोड़ा हाई इन्वेस्टमेंट वाला काम है सर्कस का। तो सर्कस यूं ही ख्याल नहीं है। तो आपको इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेंट है, और जैसे कि मैं भी एक सर्कस आर्टिस्ट हूँ, तो हम सर्कस आर्टिस्ट की आपको जो सैलरी होती है उसका भी खास ख्याल रखना है। तो हम परफॉर्मेंस की सैलरी के अलावा आपको ध्यान रखना होगा, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, और इसके अलावा एकोमोडेशन हो गया, लाइट्स, साउंड हो गया, और मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इन सब का भी ध्यान रखना होगा। अब आप फंडिंग कहाँ से जुटाएंगे, कैसे जुटाएंगे? देखिए, अब आप सर्कस खोल रहे हैं तो आपके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, तो एक पर्सनल सेविंग जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ये नहीं करते तो आप इन्वेस्टर या फिर पार्टनर किसी को हायर कर सकते हैं, जिसे रख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो फिर बैंक लोन तो है ही। तो ये हो गए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे कि आप फॉर एन इंस्टेंस कि आप 50 लाख का सर्कस खोल रहे हैं, तो 20 लाख रुपये खुद का इन्वेस्टमेंट हो गया, और 20 लाख लोन, और 10 लाख का जो स्पॉन्सरशिप से हम कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप जो है ना वो ये है कि इसमें कोई सामने वाला या फिर कोई कंपनी हमें पैसे या फिर रिसोर्सेज देती हैं। अब आपको टैलेंटेड टीम भी बिल्ड करना ही होगा, क्योंकि जो सर्कस की जान है ना वो परफॉर्मर्स ही हैं। जो सर्कस के कलाकार हैं वही इसकी जान है। तो आपको एक
टैलेंटेड क्रू जो जुटानी पड़ेगी। तो इसमें जैसे एक्रोबेट हो गया, जिमनास्ट हो गए, और इसके बाद जगलर हो गए, इधर मैजिशियंस हो गए, या फिर क्लोन्स, या फिर डांसर्स हो गए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो सर्कस होता है उसकी जान कलाकारी होते हैं। हम सर्कस आर्टिस्ट के अलावा भी आपको सेफ्टी ट्रेनर्स, मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, लाइट, साउंड और रिगिंग जो करते हैं सर्कस में रिगिंग का मीन्स जो होता है वो ये कि जो टेंट एंड स्टेज होता है, तो वो स्टेज के ऊपर जो टेंट होते हैं उनमें रिगिंग जो होता है, क्या वायर्स एंड रोप्स एंड जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इन सबको फिट करना होता है। इसी को रिगिंग बोलते हैं सर्कस में। और जिससे कि जो एक्रोबेटिक्स एंड एरियल एक्ट्स हैं, वो एरियल एंड एक्रोबेटिक आर्टिस्ट से जो एक्ट्स हैं उनको सेफली परफॉर्म कर पाएँ। और हाँ, इवेंट मैनेजर एंड प्रमोटर्स भी हो गए। और सपोज़ आपने 20 की क्रू बनाई है, जिसमें 5 एक्रोबेटिक्स हो गए, 2 मैजिशियंस हो गए, 2 जगलर्स हो गए, और 4 क्लोन्स हो गए, और 3 डांसर्स हो गए, और 2 म्यूजिशियंस हो गए, 2 टेक्निकल स्टाफ जो टेक्निकल हैंडलर होंगे, टेक्निकल को जो टेक्निकल जो सब कुछ होगा उसको हैंडल करेंगे। और मैं बता रहा था कि इतना होने के बाद इसमें आपको जगलर्स सर्कस में ये होता है कि जो जगलर्स परफॉर्मर्स होते हैं सर्कस में, उनका काम ये होता है कि वो एक साथ कई सारी बॉल्स, रिंग्स हवा में उछालते हैं या फिर घुमाते हैं, और फिर ट्रिक जो होती है स्किलफुल ट्रिक्स दिखाते हैं, तो इसी को जगलर्स कहते हैं। अब आपको इक्विपमेंट्स का भी अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। तो इक्विपमेंट्स में बिग टॉप टेंट आपको रखना पड़ेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वाटर प्रूफ हो, फायर प्रूफ हो। और इसके अलावा आपको चेयर्स वगैरह और सीटिंग अरेंजमेंट ये सब भी आपको बहुत अच्छे से करना होगा। इसके अलावा आपको लाइट सिस्टम भी रखना पड़ेगा तगड़ा वाला। इसमें स्पॉट लाइट हो गई, फ्लड लाइट हो गई। स्पॉट लाइट किसी एक परफॉर्मर पर परफॉर्म होती है, और जो फ्लड लाइट होती है वो सामान जो होते हैं इस वहाँ पे सर्कस में, उन सब की जो चमक है उसको बढ़ाती है। तो ग्लैमर जिसे बनाती है वो लाइट, जो फ्लड लाइट होती है। और आपको इसके अलावा माइक एंड स्पीकर्स, डीजे, ये जो साउंड सिस्टम है ये भी बहुत तगड़ा रखना है। इसी में हो गया आपका सेफ्टी नेट हो गया, सेफ्टी रोप्स हो गई, सेफ्टी कॉस्ट्यूम्स जो परफॉर्मर्स की होती है, हम परफॉर्मर्स की। और इसके अलावा आपको जो बुकिंग का सिस्टम है, जैसे कि जो टिकट काउंटर है प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन जो बुकिंग्स होगी उसका सिस्टम भी आपको जमाना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको अंदाज़न है कि टेंट जो होता है, एक मीडियम सर्कस टेंट, वो 800 to 1000 ऑडियंस को एक बार में, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में इतने सारे को ले लें। अब आपको लोकेशन विजिट भी करना पड़ेगा। जो सर्कस होता है, देखो सर्कस बनाने से पहले ही आपको ये तय करना है कि सर्कस को आप सिटी टू सिटी विजिट कराएंगे या फिर उसको एक ही जगह पे परमानेंट रखेंगे। जैसे थीम पार्क हो गया, तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। और फिर आप जब लोकेशन विजिट करते हैं टूरिंग प्लान में, तो उसमें आपको आप अगर ले जाते हैं सिटी टू सिटी, शहर टू शहर, तो वहाँ पे आपको उसको कितने दिन तक एक जगह स्टेबल रखना है। आजकल जो सर्कस होते हैं वो 7 to 15 डेज़ एक जगह रहते हैं, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी हो गया। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर आप जो रेंट वेन्यू से नहीं लेते हैं तो आप अपना खुद का ग्राउंड भी रख सकते हैं। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद मार्केटिंग, जो प्रमोशन होती है, ये सब भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इसमें पोस्टर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई और फ्लायर्स हो गए। तो सर्कस तभी चलेगा ना जब वो चर्चा में रहेगा। तो इसके लिए जो फ्लायर्स होते हैं वो ये होते हैं, वो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, हैंडआउट्स, तो वो पब्लिक जो भीड़ होती है उसमें बांटे जाते हैं ताकि शो के बारे में सब कुछ जानकारी हो। और जो होर्डिंग्स होते हैं वो बड़े बोर्ड्स या फिर पोस्टर्स होते हैं जो रोड पे या फिर जो पब्लिक होती है उन सब के बीच में रख के प्रमोशन हम करते हैं। और एक और तरीका, और ये सब भी नहीं तो आजकल तो आपको भी पता ही होगा कि सोशल मीडिया कैंपेन्स चलते हैं, उसमें इंस्टा रील हो गई, यूट्यूब ट्रेलर हो गया। तो एक ये भी तरीका, और अगर ये भी नहीं तो एक और तरीका है परेड का। परेड भी एक तरीका है। उसमें आपको क्या करना है, हम क्लोन्स को हमारे गेटअप में तैयार करके जो म्यूज़िक बैंड शो के साथ हमें घुमाना है, हमारे ज़रिए भी अटेंशन ग्रैब की जा सकती है। तो हम जब क्लोन्स हमारे जो हमारा गेटअप होता है उसमें जब निकलते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो प्रमोशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इससे भी एक ये तरीका है जिससे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। फॉर एन इंस्टेंस,
कैची स्लोगन से हम लिख सकते हैं, और इसके साथ भी हम क्लोन्स को जो शायर है उसका नाच नचा के उसमें प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, वो इस तरह से कि जब हम निकलते हैं तो उसमें कुछ कैची स्लोगन्स लाइक द ग्रेट क्लोन मैजिकल सर्कस पहली बार आपके शहर में, तो कुछ इस तरह के कैची जो स्लोगन्स हैं, इन सब के साथ भी हम म्यूज़िक बैंड के साथ राउंड लगा सकते हैं। तो इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, तो एक ये भी तरीका है जिससे कि हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ हमें कुछ फ्री पासेस भी जो है वहाँ पे पब्लिक में जो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ताकि उससे और अच्छे से प्रमोशन हो। और एक ये क्लोन वाला भी बहुत अच्छा तरीका है जो म्यूज़िक बैंड के साथ निकलते हैं। तो द ग्रेट क्लोन मैजिक सर्कस पहली बार आपके अपने शहर में। अब हमारी टिकट्स एंड जो रेवेन्यू मॉडल है या फिर अर्निंग सोर्सेस, तो टिकटिंग ये भी है कि जो टिकटिंग है हमारी वो 200 to 2000 भी पर सीट हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन द क्लास भी करेगा। और इसके अलावा हमारा जो फूड स्टॉल ये कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें जो फूड्स हैं, स्नैक्स, पॉपकॉर्न्स या फिर ड्रिंक्स वगैरह। इसके अलावा मर्चेंडाइज़ हो गया, इसमें हम जो टी शर्ट्स हैं, और इसके अलावा जो ये हमारा जो क्लोन नोसेस है, टॉयज़ हैं, और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो टेंट है उसका परेड्स आ जाएगा, और इसके अलावा उसमें कॉस्ट्यूम ब्रांडिंग भी आ जाएगी। मान लो कि 800 सीट्स हैं और एवरेज जो टिकट प्राइस है 300 है, और इसमें अगर 70% सीट्स भी भरती हैं तो 1 लाख से ऊपर ही पर शो बनता है। तो 10-15 दिन में कम से कम 15-20 लाख रुपए तो इसके, और ऊपर अलग से जो एक्स्ट्रा स्टॉल्स हो गए और स्पॉन्सर्स हो गए, तो इसके भी अलग से कम 4-5 लाख रुपए इसके भी बन जाएंगे। सर्कस रिस्की होता है, तो सेफ्टी एंड जो एमरजेंसी मेजर्स हैं, तो इन सब का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सेफ्टी है उसमें हर एक्ट के लिए जो सेफ्टी नेट्स हो गई, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो हार्नेस हो गई, और इसके अलावा भी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं ये सब, इसके अलावा भी जो एम्बुलेंस टाइप हो गया, और क्राउड कंट्रोल सिस्टम हो गया, और इसके अलावा भी मैं बता सकता हूँ आपको कि और भी क्या क्या हो सकता है। और आपका ये हो गया जो परफॉर्मर्स है उनकी इंश्योरेंस हो गई। तो इसके अलावा भी सपोज़ कि मैं आपका ट्रैप आर्टिस्ट हूँ, तो नीचे नेट का होना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। सेफ्टी में एक हार्नेस वर्ड बोला था, तो उसका जो मीन्स होता है सर्कस में, ये जो हार्नेस एक सेफ्टी बेल्ट होता है जो हम परफॉर्मर्स को जो वायर्स और रॉप से होते हैं तो इन सब से बचाता है। और एक और वर्ड बोला था ट्रैपजे, तो ट्रैपजे का मतलब ये होता है कि जो ट्रैपजे है ना, ये एक लटका हुआ स्विंग होता है। तो ये जब एक्रोबेटिक्स स्टंट और हवा में जब वो जंप करते हैं तो ये उस टाइम जो होता है उसी को ट्रैप से बोलते हैं। अब हम खुद ही एक एक्टिव को बार बार देखें तो हम पक जाते हैं, हमारा दिमाग उब जाता है। तो इसी बात को लेके चलते हुए हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, तो हमें कंटिन्यूस जो इनोवेशन है वो करते रहना है। एक बार सर्कस शुरू हो जाने के बाद हमें हर नए सीज़न में एक नया थीम या फिर एक नया शो लॉन्च करना ही पड़ेगा। तो और हाँ, नए कॉस्ट्यूम्स, नया साउंड ट्रैक, और इसके अलावा न्यू एक्ट्स जिसमें फायर डांस हो गया एंड एरियल सिल्क हो गया, तो लेज़र शो, तो इन सब का हमें ख़ास ख्याल रखते हुए चलना होगा। एग्जाम्पल जैसे पहला सीज़न हमारा द मैजिकल डांस ऑफ क्लोन्स, तो पहला जो सीज़न है वो जादुई डांस हो गया क्लोन्स का। तो सेकंड सीज़न हमें जो नेक्स्ट टाइम रखना है वो हो सकता है एरियल वॉरियर्स, जिसमें सिर्फ एक्रोबैट्स और जिम्नास्ट्स हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को लेके जाते हैं। एरियल सिल्क का शायद मैंने पहले भी इस वर्ड का यूज़ किया था। तो एरियल जो सिल्क है, तो इसमें एक जो होता है कि एक मजबूत, एक लंबी और एक मजबूत कपड़े की रिबन्स, जिसमें परफॉर्मर जो होता है वो हवा में स्पिन या फिर क्लिम और एक्रोबेटिक जो होता है वो
एक्रोबेटिक जो होता है वो ट्रिक्स दिखाता है, और एक स्पेशल शू भी होता है। तो उसको स्पेशल शूज़ इसलिए कहते हैं, जो लेज़र शू होता है उसमें कुछ लाइट्स और लेज़र्स लगे होते हैं जो कि परफॉर्मर्स की स्टेप्स के साथ विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करता है, तो उसको स्पेशल शू बोलते हैं या फिर लेज़र शू। फ्यूचर ग्रोथ भी एनालाइज करनी, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशंस वगैरह होंगे। तो इसमें क्या आप बाद में फ्रेंचाइज भी कर सकते हैं, एक बार सर्कस चल जाए तो ढंग से। तो इसमें फ्रेंचाइज, जो सर्कस में फ्रेंचाइज होता है उसका जो मीनिंग है वो यह है कि सर्कस में फ्रेंचाइज आप किसी एस्टेब्लिश्ड जो सर्कस ब्रांड है उसका जो बिज़नेस है या फिर उसका जो नाम है उसका जो शो है आप अपने ही खुद के शहर में या फिर आपके अपने एरिया में कर सकते हैं, कुछ जो टेक्निक्स और कुछ जो एडवर्टाइजिंग स्टाइल के साथ। और इसके अलावा कॉरपोरेट इवेंट्स है या फिर जो वेडिंग्स वगैरह होती है उसमें, उसके लिए भी अगर पहले से प्रमोशंस करके रखें कि हम वेडिंग में भी आते जाते हैं और शोज़ करते हैं, तो वेडिंग जैसी जगह पे भी जाके जो स्मॉल सर्कस होते हैं वो चले जाते हैं और वहाँ पे भी शो कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है कि वहाँ से भी अर्निंग का एक सोर्स है। आप डिजिटल स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। वो कुछ यूँ कि आपने पहले जो वीडियोस, स्पेशल वीडियोस जो रिकॉर्ड किए हैं आप अपने शोज़ के, तो उनको आप डिजिटली जैसे यूट्यूब एंड OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये भी एक अर्निंग का सोर्स हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, एक सर्क्यू डू सोलेल करके लास वेगास से एक सर्कस है जिसका नाम सर्क्यू डू सोलेल है। वो सर्कस बहुत अच्छा है, तो वो सर्कस भी बहुत अच्छा है और उस सर्कस को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। तो वो जो सर्कस है उन्होंने बहुत स्मॉल तरीके से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो जो सर्कस है सर्क्यू डू सोलेल करके जो सर्कस है वो आज $1 बिलियन एंटरटेनमेंट एम्पायर है। तो अगर आप एक नया सर्कस खोलना चाहते हैं या फिर खोलेंगे तो आपने अब तक ये तो समझ लिया होगा कि सर्कस खोलना आसान नहीं है, लेकिन जो प्लान्ड स्ट्रक्चर जो आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो शायद इजी हो जाए बहुत ज़्यादा। सर्कस रिस्की होता है, इसके बावजूद भी अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपकी चॉइस बहुत अच्छी और बहुत बड़ी है। आई लाइक इट एंड आई सपोर्ट इट। तो आपको और भी कुछ गहरी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इसमें आपको इमरजेंसी फ़ंड भी जुटा के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट या फिर जो नुकसान है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए इमरजेंसी फ़ंड का होना ज़रूरी है, जो कि आपको जुटा के रखना है। एग्ज़ाम्पल, जैसे ओपनिंग में ही बारिश हो गई सर्कस के, तो फिर जो नुकसान हुआ या उसकी वजह से या फिर जो हमें सर्कस बंद करना पड़ा, तो हमें इसका जो नुकसान है वो कवर करने के लिए हमने जो जुटाया था इमरजेंसी फ़ंड उसको अब लगा सकते हैं। तो हमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इस पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना होंगी। तो इमरजेंसी फ़ंड का होना ज़रूरी है। आर्टिस्ट इंश्योरेंस के अलावा भी आपको और भी कुछ इंश्योरेंसेस करवा के रखने हैं। जैसे पब्लिक में किसी ऑडियंस को चोट लग जाए, तो जो पब्लिक में किसी को चोट लगे उसके लिए आपको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस रखना है और फायर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी रखना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जैसे कि इसमें टेंट वेंट और जो सेटअप है ये इसके लिए होता है, जो फायर एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। और एग्ज़ाम्पल, एक बार एक जो सर्कस है उसमें एक एक्रोबेटिक गिर गया था, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया था। तो जो ओनर है सर्कस का, तो सर्कस के ओनर को खुद ही भारी वो एक जो कॉम्पेंसेशन है वो खुद ही लगाना पड़ा था। तो ऐसा भी हो जाता है, तो इस वजह से पहले ही सही सब कुछ तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी में आपको फायर एक्सटिंग्विशर बताया था, तो ये हर एक 20 मीटर पे होना ही चाहिए। और इसके अलावा भी आपको, अगर आप एनिमल्स रख रहे हैं तो आपको एक वेटेरिनरी डॉक्टर को भी साथ रखना है, कैरी करके रखना है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है सर्कस में, तो इस सेटअप में जो इलेक्ट्रिसिटी होनी है वो भी किसी जो कोई एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट है उसी से करवानी है। पहले ही एक सर्क्यू डू सोलेल करके एक सर्कस बताया जो कि बहुत अच्छा सर्कस है। तो इस सर्कस में जब शो होता है सर्कस, तो उस शो के पहले ही एक सेफ्टी ड्रिल रखते हैं आधे घंटे की। तो वे सभी इसको इसलिए रखते हैं, जो सेफ्टी ड्रिल है ना वो एक सर्कस में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें परफॉर्मर्स हो गए, स्टाफ हो गया, तो ये सब मिलके है ना वो जो इमरजेंसी सिचुएशंस है जैसे फायर, फॉल एंड टेंट कोलैप्स, तो इन सबको पहले ही स्कैन करते हैं सर्कस शुरू होने से पहले। तो अगर कोई फॉल्ट हो तो पहले ही ठीक कर ले सर्कस के शो के शुरू होने से पहले। और अगर बाद में भी जब रियल इंसिडेंट हो तब कोई फॉल्ट निकल आए या फिर हो जाए, तो उस सिचुएशन में, उस रियल इंसिडेंट में क्विकली एंड सेफली रिएक्ट करे, कोई घबराए ना, हबड़ दबड़ ना हो। तो इसलिए
ये सब पहले से स्कैन करके रखते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। अब अगर सर्कस को प्लेस टू प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि जहाँ पे सर्कस को ले जा रहे हैं वहाँ पे जो पार्किंग है लोकेशन में वो भी हो, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी ठीक ठाक हो, और इसके अलावा जो सर्कस है वो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पे हो कि जहाँ से वो रोड से विजिबल हो, जहाँ रोड से वो नज़रों में आए। और इसके अलावा आपको अगर सर्कस कहीं ले जाना है तो ऐसा टाइम चुनना है कि जिसमें आपको ऑडियंस ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है बजट अच्छा खासा जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको डबल मिले। तो इसके लिए आपको ये सब भी ध्यान रखना है। कुछ और लीगली एंड इलीगली जो बातें आती हैं तो वो सब बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो एनिमल्स वेलफेयर एंड पेट है, अगर आपके सर्कस में एनिमल्स हैं तो उन सब पे उनकी नज़र होगी। और इसके अलावा आपको जो 18 ईयर से कम के जो हैं तो इन सबको आपको अवॉइड करना है, डिनाई करना है। और इसके अलावा आप जिस भी शहर में, कोई भी शहर हो जहाँ पे आप एंट्री करते हैं सर्कस को लेके, तो इस सर्कस एंट्री की आपको एक फ़ी लगेगी। जिस भी शहर में आप एंटर होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक एंट्री फ़ी भी इंक्लूडिंग है इसमें। अब आपको अपने सर्कस आर्टिस्ट को ट्रेनिंग तो देनी ही है, इसके साथ ही आपको बैकअप आर्टिस्ट भी रखना है, क्योंकि सर्कस में एक्सीडेंट या फिर इंजरी होना नॉर्मल है। अगर किसी एक आर्टिस्ट को कुछ हो जाए तो जो बैकअप आर्टिस्ट है वो उसकी जगह पे आके संभाल लें, तो इसीलिए बैकअप आर्टिस्ट का होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको एक ट्रेनिंग रूम भी रखना है जिसमें कि जो सर्कस आर्टिस्ट हैं वो रेगुलर ट्रेनिंग करते रहें, ताकि उनका जो स्किल है वो और भी इम्प्रूव होता चला जाए। ऑडियंस को कंफर्टेबल कैसे फील कराएंगे अपनी, तो इसके लिए आप वॉशरूम से टॉयलेट्स रखें, उनके लिए वाटर ड्रिंक करने के लिए रखें। इसके बाद आपको एक जो है AID बेसिक ट्रीटमेंट भी रखना है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है। और इसके बाद आप उनके लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो टिकट काउंटर वो रखें। इसके बाद आप VIP एंड इकोनॉमी जो सीट्स हैं इन सब में भी क्लियर डिफ्रेंशिएशन करके दें उनको। एज एन एग्जांपल AC टेंट प्लस रेक्लिनर सीट्स हो गई। तो ये जो इसके लिए जो टिकट है, जो प्रीमियम शो, तो इसके लिए जो टिकट है वो 500 to 2000 रुपीज़ की भी हो सकती है। और जो रेक्लिनर है वो ये होती है कि जो वो ये रेक्लिनर जो है वो एक कंफर्टेबल चेयर होती है जिस पे पीछे झुक के भी रिलैक्स किया जा सकता है। तो ये वो डिफरेंस है एक एग्जांपल में। बारिश गर्मी ठंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको जो है सीजनल प्लानिंग है, इसमें आपको क्या करना है कि अब मैं आपको बता दूं कि आप रेनी सीज़न में अगर सर्कस को बाहर ले जाते हैं तो टेंट रिस्की होता है बाहर आउटडोर में। तो इसीलिए आपको बारिश के टाइम में इंडोर ऑडिटोरियम जो शोज़ हैं वो प्लान करके रखना है। और आपको समर में AC जो होती है, कोल्ड AC टेंट होते हैं, उनको हायर करना पड़ेगा। और ठंड के टाइम हीटर सिस्टम जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। अब आप इनको सेटअप में जैसे जैसे सर्कस चलता है और आपका बजट अच्छा होता जाता है तो आप बाद में अपने सेटअप में इन सब जो सामान है इन सबको आप खुद खरीद सकते हैं या फिर आप रेंट से भी ले सकते हैं। सर्कस हमेशा लॉन्ग टर्म में तो नहीं चलता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन है कि हमारा कुछ भी वेस्टेज ना जाए। तो आपको इसके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी रखना है। वो एग्जिट स्ट्रेटजी मैं भी आपको बताता हूँ और आपको भी खुद से भी माइंड लगाना है बहुत सारी चीज़ों में। तो आपको क्या करना है कि जो एग्जिट स्ट्रेटजी में हमें प्लान बी अगर रखना पड़े तो प्लान बी में हमारा प्लान बी ये होगा कि हम हमारे इक्विपमेंट्स जो सेटअप है उसको रेंट से दे सकते हैं और उससे भी कमाई कर सकते हैं। तो जब हम रेंट से जो हमारे इक्विपमेंट से सेटअप देंगे टेंट वगैरह, तो इससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। और रही आर्टिस्ट की बात, तो आर्टिस्ट को हम किसी इवेंट कंपनी में शिफ्ट प्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद रहा ब्रांड, तो ब्रांड हम बेच सकते हैं या फिर रीब्रांड किसी को करा सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, बंद भी हो जाता है सर्कस, तो और ऐसा आपको बहुत सारे ऐसे सर्कस मिल भी जाएंगे जो बंद हो गए, लेकिन उनका जो इक्विपमेंट्स सेटअप था वो सब रेंट से चल रहा है इवेंट कंपनी में। उन्होंने साउंड सिस्टम तक जो इवेंट कंपनीज है उनमें रेंट से लेना देना शुरू कर दिया। अब सर्कस है तो ट्रैवल भी करना पड़ेगा। आप ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको ट्रक बड़े बड़े और बस की भी ज़रूरत लगेगी। तो जो सर्कस की जो टीम है, सर्कस टीम, उसको इधर से इधर ट्रैवल कराने में आपको बस ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक लॉजिस्टिक माइंड और प्लानिंग के साथ ये भी एक जो ट्रैवल की है तो इसको आप लॉजिस्टिकली देखेंगे और करेंगे। तो इसमें आपको जो अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉप्स और टेंट होते हैं ये भी बड़े 2-3 ट्रक भर के आते हैं। और
एक बहुत अच्छा सर्कस है रेम्बो सर्कस, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो जो रेम्बो सर्कस है, ये सर्कस ऐसा सर्कस है जिसके पास खुद के 10-12 ट्रक हैं बड़े बड़े, और इसके अलावा जो सर्कस आर्टिस्ट हैं इनके लिए, इनके ट्रेवल के लिए 2 स्पेशल बस भी हैं। तो ये भी है, और आपको जो प्रॉप्स वगैरह और जो सामान है इन सबको ट्रैवल कराने के लिए आपको साथ में एनिमल्स भी हो गए, अगर एनिमल ट्रांसपोर्ट है तो ये भी, और इसके साथ ही आपको एक स्पेशल लाइसेंस भी लेना है उनके ट्रैवल के लिए जो एनिमल्स होंगे। अब एक कोई भी मीडियम सर्कस में 80 से 100 तो हो ही जाते हैं, तो आपको अब सबका ये अकोमोडेशन एंड फूड इन सबका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको जैसे परफॉर्मर्स हो गए, स्टाफ हो गया जो टेंट में रहेगा, तो इनको भी खाने की जो है वो अच्छी सी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो जो ये स्टाफ क्वार्टर्स है जिसमें पोर्टेबल कैबिन्स हो गया, टेंट्स हो गए, इसके बाद आपका जो ये जो खाने पीने का जो है जिसमें कॉमन किचन हो गया प्लस कैटरिंग टीम हो गई, इसके बाद इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इसके बाद आपको टॉयलेट वॉशरूम्स इन सबको भी अरेंज करना पड़ेगा ही। तो जब सर्कस चालू होगा तो लाइव सर्कस परफॉर्मेंस शो से पहले आपको हर रोज़ ही जो एक्ट्स हैं उन सबका पहले से आपको प्रैक्टिस या फिर रिहर्सल करके रखनी है, और इसके अलावा आपको टाइमिंग कोऑर्डिनेशन का भी ध्यान रखना है। तो इसमें म्यूज़िक हो जाएगा और लाइट सिंक हो जाएगा, तो इन सब का पहले से सेट करके रखना है सब कुछ। सर्कस सबसे ज़्यादा कौन से टाइम में चलता है? वो गर्मी का ही टाइम होता है, मार्च अप्रैल मई जून, इन महीनों में सबसे ज़्यादा जो सर्कस है वो उसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, और यही टाइम होता है कि जो सबसे ऊपर वाला टाइम लिस्ट में आता है, तो वो यही टाइम है गर्मी का, जिसमें समर वेकेशन में हर तरह की छुट्टियां लगती हैं, तो इसमें हर कोई फ्री होता है। अब सर्कस में भी आपको अपडेटेड रहना है। एग्जाम्पल, जब ये एनिमल का बंद हो गया था उस टाइम सर्किट डू सोलेल करके जो सर्कस है मैंने आपको बता दिया। तो इस सर्कस ने क्या किया था कि ओनली ह्यूमन परफॉर्मेंस बेस्ड ही एक्रोबेटिक्स और थिएटर बना दिया। इस वजह से आज ये सर्कस है जो सबसे ऊपर आता है, टॉप पे आता है। इन सब के अलावा आपको ये सब भी जानना ज़रूरी है कि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कौन से एक्ट्स पसंद आ रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो आपको मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर स्टडी भी करनी है। तो आपको बहुत अच्छे से सर्वे करना है कि कौन से एक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में, और आपको ऐसी ही प्लेसेस भी ढूंढते रहना है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्कस की ज़रूरत है। तो ऐसे शहर और जो भी जगह हैं, तो इन सबको भी आपको सर्वे करना है इन सब चीज़ों का। एक बात अच्छे से याद रखना कि जो परफॉर्मर्स हैं सर्कस आर्टिस्ट, तो इनकी सैलरी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। तो क्योंकि आपको पहले बताया कि ये जान होते हैं सर्कस की, और इनकी जान भी रिस्क पे होती है, तो इसलिए इनका खास ध्यान रखना है कि इनकी सैलरी बहुत अच्छी हो। तो इनकी सैलरी जो होती है वो लाखों में होती है, कुछ महीनों या कुछ दिनों की। वीडियो अब तक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा, वो इसीलिए कि आपको सब कुछ बताना था एक ही वीडियो में, हर एक छोटी बड़ी डिटेल को कवर करना था, इसीलिए इतना लंबा हो गया।